उसको स्टॉप कर देंगे अगर। मैम मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दी। चलो ठीक है सर, आप स्टार्ट करें, मैं देखती हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया, तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था के मींस क्लस्टरिंग। हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिदम्स को स्टडी कर रहे हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, या किसी की कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो वो दे सकता है। एनीवन कोई खुद से रिकैप करना चाहे, के मीन क्लस्टर क्या होते हैं? सर समीउल्लाह। सर इसमें हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम कितने क्लस्टर बनाना चाह रहे हैं। और हमारा डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम इस एल्गोरिथम के लगाएंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी। और किस तरह बाकी चीज़ में इसमें कुछ वीकनेस हैं, कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन सबसे मसला हमारे हमने यही देखा था, जो के है ना, उसको ज़्यादातर देख जी रहे थे और इसमें हमारे पास कुछ एल्गोरिथम लग रहे थे, मरहान डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूले, और इनके थ्रू हम अपने आउटपुट को देख रहे थे। जी, बिल्कुल ऐसा ही सर। हाँ आज जी ऐसा। जी, आज का लेक्चर भी कल के लेक्चर की ही तरह रिलेटेड है। इसमें हिरार्किकल शेप में क्लस्टर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, इसका नाम ही हिरार्किकल क्लस्टरिंग है। तो ये भी एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है, जो कि डेटा को ग्रुप करता है, हिरार्की में ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसमें भी कोई लेबल्स नहीं होते, कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स इनिशियली तौर पर हमारे पास नहीं होते। हम क्लस्टर्स को स्टेप बाय स्टेप बना रहे होते हैं। अब ये हिरार्किकल क्यों है? क्योंकि क्लस्टर्स जो हैं वो, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप सबको? यस सर, ऑडिबल है। ओके। अब ये हायरार्किकल क्यों है? क्योंकि इसमें क्लस्टर जो है, एक तो स्टेप बाय स्टेप लेवल्स के अंदर जो है ना वो बन रहे होते हैं। अगर स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं तो उनको बड़े क्लस्टर्स में मर्ज कर दिया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्री शेप जो से स्ट्रक्चर होता है, ट्री स्ट्रक्चर उस तरह का बन जाता है। और इस तरह के ट्री को हम डेंड्रोग्राम कहते हैं। आगे मैं इसका बताऊंगा इन डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह ये हायरार्की बन रही होती है, जिस तरह एक फैमिली ट्री होता है कि पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, फिर उनके चिल्ड्रन होते हैं। ये एक तरह से अ, जैसे एक मेन, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की बन रही होती है इसमें। अब ये के मीन से कैसे डिफरेंस है? के मीन्स क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या मेन डिफरेंस बन सकता है? हमने देखा था कि के मीन्स में जो है हमें के की वैल्यू पहले चूज करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमें के की वैल्यू पहले चूज नहीं करनी पड़ती। यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। क्लस्टर्स को तब डिसाइड किया जाता है जब आप टेट्रोग्राम बना रहे होते हैं। उसके बाद ही क्लस्टर्स को डिसाइड किया जाता है। इसमें के की वैल्यू पहले चूज नहीं की जाती। नेक्स्ट, सर हायरार्किकल ये क्लस्टर। एक्चुअली, जी जी सर। सर ये डेंड्रोग्राम आपने कहा है, पीछे एक लफ्ज लिखा था। जी जी, मैं आगे जाके उसका बताता हूँ कि वो क्या है, किस तरह की। तो नेक्स्ट है टाइप्स हायरार्किकल क्लस्टरिंग की। इसकी दो मेन टाइप्स हैं। एक एल्गोमेरेटिव क्लस्टरिंग। इसकी अप्रोच होती है बॉटम टू अप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि हर एक डाटा पॉइंट को एज अ क्लस्टर लिया जाता है। ठीक है,
और फिर उन क्लस्टर्स को मर्ज करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तब तक मर्ज करते जाते हैं जब तक कि एक बड़ा क्लस्टर, मेन क्लस्टर ना बन जाए। ठीक है। डिविसिव क्लस्टरिंग टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा क्लस्टर से आप स्टार्ट करते हैं, देन फिर उसको आप स्प्लिट करते जाते हैं, एंड स्प्लिट करते जाते हैं जब तक कि हर एक डाटा पॉइंट का जो क्लस्टर है वो बना जाए। जबकि एल्गोरिथम में क्या था कि आप जो है ना एक बड़े क्लस्टर को बनाते जाते हैं, एक स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, उनको मर्ज करते जाते हैं जब तक कि वो एक बड़ा क्लस्टर ना बने। इसी में आप स्प्लिट कर रहे होते हैं। अब ये एल्गोमेटिव क्लस्टरिंग वर्क कैसे करती है? जैसे मैंने बताया कि हर एक डेटा पॉइंट को एज अ क्लस्टर ट्रीट किया जाता है। फिर उनके डिस्टेंस को, क्लस्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कंप्यूट किया जाता है। फिर जो क्लोजेस्ट क्लस्टर्स होते हैं उनको आपस में मर्ज किया जाता है, और यही रिपीट किया जाता है जब तक कि एक मेन क्लस्टर ना बच जाए। इसमें भी डेंड्रोग्राम को ही चूज किया जाता है क्लस्टर्स के लिए। अब ये डेंड्रोग्राम क्या चीज है? डेंड्रोग्राम एक ट्री डायग्राम होती है जो कि शो करती है कि कितने क्लस्टर जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं। इसमें हाइट जो है वो डिस्टेंस को शो कर रही होती है, जबकि कटिंग जो है वो ट्री जो फाइनल रिजल्ट्स दे रहे होते हैं उनको, फाइनल क्लस्टर जो होते हैं उनको। फॉर एग्जांपल के जिस तरह एक ट्री की ब्रांचेस को कट किया जाता है ताकि उसके ग्रुप्स बन जाएं, सिमिलरली अगर सिम में देखा जाए तो इसकी जो स्प्लिटिंग हो रही है, मतलब कि एक ट्री की ब्रांचेस बन रही है। अब हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास डाटा जो है वो स्मॉल साइज में हो, स्मॉल या मीडियम साइज का हो, जब क्लस्टर्स का स्ट्रक्चर जो है वो हमें नाउन ना हो। इसमें जब हमने क्लस्टर्स की विजुअलाइजेशंस को देखना हो, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि इसमें आपको हर डाटा पॉइंट पे जो क्लस्टर बन रहा होता है वो शो हो रहा होता है ट्री शेप के अंदर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये डीवीसी वाली की समझ आ जी, लेकिन ये इसकी नहीं समझ आई जिसमें हम मर्ज करते हुए नीचे जा रहे हैं। रिसीव मीन्स में के क्या था? जी जी सर। मतलब ये हमारे पास डाटा होगा, हम उसको डिवाइड करते जाएंगे और क्लस्टर बनाते जाएंगे। वो तो एंड पे हमें अच्छी आउटपुट दे देगी, हमें मिल जाएगा। लेकिन हम ये पहले ही हमारे पास क्लस्टर बने हुए हैं और उनको मर्ज करें, ये कैसे हो रहा इसमें क्या हो रहा है कि हर एक डाटा पॉइंट को एज अ क्लस्टर ले रहा है। है हर ठीक है। एक पॉइंट को? जी, हर एक पॉइंट को फिर जिनका, फिर जो हमने कल डिस्टेंसेस के फार्मूलाज पढ़े थे ना सर, उससे जी। उन फार्मूलाज को यूज करके वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। फिर जिसका डिस्टेंस कम होगा, मतलब जो क्लस्टर एक दूसरे के क्लोजेस्ट होंगे, फिर उनको मर्ज कर रहा है। और जी, यही क्लोजेस्ट स्टेप, सिमिलर। जी, और ये स्टेप रिपीट होता रहता है। मीटिंग एंड तो नहीं होगी, आई थिंक मैं साइन आउट हो गया। वो साइन आउट हो गया था आई कोड ग्रुप के से, अकाउंट से इसमें। जी सर, तो मैं ये बता रहा था कि वो क्लोजेस्ट क्लस्टर्स को मर्ज करता जाता है जब तक कि एक मेन क्लस्टर तक ना वो पहुंचे। जबकि रिसीव में आप देख रहे हैं कि इसमें स्प्लिटिंग हो रही है। जी सर, सर लगी समझ। ठीक है। थैंक यू। ठीक। नेक्स्ट है कि
हायरार्किकल क्लस्टरिंग वर्क कैसे कर रही है, वही चीज बताई कि एल्गोरिथम में के मर्ज हो रहे होते हैं स्मॉलर क्लस्टर्स, डिविसिव में स्प्लिट हो रहे होते हैं लार्जर क्लस्टर्स, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो क्लस्टर्स बन रहे होते हैं और एक ट्री शेप हायरार्की बन रही होती है। नेक्स्ट है लिंकेज क्राइटेरिया हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। ये क्या चीज है कि जो लिंकेज क्राइटेरिया होता है वो डिफाइन करता है कि हम किस तरह जो है मेजर करेंगे डिस्टेंस को क्लस्टर्स के दरमियान। जब हम डिसाइड कर रहे हो कि कौन से क्लस्टर्स को मर्ज करना है, लाइक हम सोच रहे हो कि हमने दो ग्रुप्स को ज्वाइन करना है नेक्स्ट, तो हम कैसे लिंक करेंगे। तो लिंकेज क्राइटेरिया इस चीज को डिफाइन कर रहा होता है कि हमने जो डिस्टेंस है क्लस्टर्स के दरमियान उनको कैसे मेजर करना है और किन क्लस्टर्स को मर्ज करना है इस पे डिसाइड करना है। फर्स्ट है सिंगल लिंकेज। इसमें क्या होता है, नियरेस्ट नाइबर्स सिंपलेस्ट मेथड होता है ये जो डिस्टेंस होता है क्लोजेस्ट पॉइंट्स के दरमियान, दो क्लस्टर्स के जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस होता है नियरेस्ट नाइबर ऐसे समझ लें। ठीक है, ये सिंपल है तरीका लिंकेज का। ये दो ग्रुप्स हैं, आप दोनों हाथ में जो है ना लिए फिर रहे हैं। मतलब कि अगर एक पर्सन आपके बिल्कुल करीब है, ठीक है, तो आप उसे अपना हाथ दे दें। ठीक है, इसी तरह ये कि नियरेस्ट जो हो आपका जो नेबर हो, ठीक है, उसका ग्रुप आप इसमें बना दें, उसका क्लस्टर बना दें। ये जैसे कि नाम से ही सिंपल मेथड शो हो रहा है, ठीक है, इसकी वर्किंग से। ठीक है, ये एक लॉन्ग चेन लाइक क्लस्टर्स बना देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि सेंसिटिव होता है नॉइस के लिए। मतलब यहाँ पे कोई बता सकता है कि नॉइस कैसे आ सकती है, जब कि वो ये सिंपलेस्ट मेथड है कि नाइबर जो उसका होगा उसने उसके साथ मर्ज कर देना, उसके साथ ग्रुप बना देना। कोई अपना आइडिया शेयर करना चाहे कि उसके साथ जो भी होगा, मतलब नाइबर उसने और कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करनी, उसके साथ बस ग्रुप बना देना है। तो इसमें ये नॉइस कहाँ से आएगी फिर मैं। जी। नॉइस मतलब कि यहाँ पर ले रहे आउटलायर के तौर पर। जी मैं। ठीक है। सर उसके नियर वाले के मतलब फीचर और चीज डिफरेंट हो सकती है। हम एक 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 चीज की बेस पे तो नहीं ना हम दोनों को इकट्ठा कर सकते। जी, सिंगल लीकेज में क्योंकि उसने और कुछ भी नहीं देखना कि वो आउटलायर है, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है नहीं है, इसने सिर्फ नहीं देखना है कि ये उसके क्लोजेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं उसके साथ जो है ना ग्रुप बना लूं। मतलब कि अगर ये देखा जाए कि आउटलायर जो मैम ने बात की है, अगर उसके साथ ग्रुप बन जाए, आउटलायर तो होते काफी दूर है। ठीक है, यहाँ पे एरर्स या रेजिडुअल का जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है वो भी एक तरह से आउटलायर्स ही होके कि उससे जो है ना आपके जो मॉडल है उसमें नॉइज आ जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट लिंकेज। ये जो दूर पॉइंट्स होते हैं ना दो क्लस्टर्स के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हमने कंप्लीट लिंकेज करना होता है। मतलब इसको इस तरह भी देखें कि दो ग्रुप्स हैं उनको मर्ज कर रही हैं, तभी मर्ज करें जब हर एक जो है ना वो एक दूसरे के करीब हो। ठीक है, बाकी ग्रुप्स भी है ना, तो वो भी एक दूसरे के करीब हो, इसलिए इसका वर्ड जो है ना कंप्लीट लिंकेज का कहा गया। इसमें कंपैक्ट क्लस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक इसमें चेनिंग जो है वो कम बन रही होती है जिस तरह सिंगल लिंकेज पे बन रही थी, और ये लेस सेंसिटिव होते हैं टू आउटलायर्स। जो जैसे कि ऊपर नॉइस की बात की गई, आउटलायर्स वही बात है कि ये
जो कंप्लीट लिंकेज बाउंड्री होती है ये लेस सेंसिटिव होती है आउटलायर्स के लिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है एवरेज लिंकेज। इसमें क्या है कि आप कंप्यूट कर रहे होते हैं एवरेज डिस्टेंस का तमाम पॉइंट्स के दरमियान जो भी दो क्लस्टर्स के अंदर आ रहे हो। फिर आप उस ओवरऑल एवरेज और क्लोजनेस की बेस पे जज कर रहे होते हैं, ना कि एक्सट्रीम वैल्यूज की बेस पे। ये बैलेंस्ड अप्रोच है, ये भी लेस सेंसिटिव है आउटलायर्स के लिए या नॉइस के लिए, और ये कॉमनली यूज होती है प्रैक्टिस में। फोर्थ मेथड है वाट्स मेथड। ये क्या है कि आप उन क्लस्टर्स को मर्ज कर देते हैं जो कि मिनिमम इंक्रीज कर रहे हो वेरिएंस। वेरिएंस और बायस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि उन क्लस्टर्स को आप मर्ज कर देते हैं जो कि थोड़ा सा जो इंक्रीज है वो वेरिएंस में कर रहे हो। मतलब कि आप एटम्स को ग्रुप कर रहे हैं कि हर बॉक्स जो है वो नीट और टाइट है जितना वो पॉसिबल हो सकता है। इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला ज्यादा बेस्ट यूज हो रहा होता है वो सॉरी यूक्लिडियन डिस्टेंस वो यूज हो रहा होता है, और ये डाटा एनालिसिस में भी काफी जो है ना पॉपुलर है मेथड, क्योंकि इसमें कंपैक्ट क्लस्टर्स बन रहे हैं कि एटम्स की ग्रुपिंग इस तरह हो रही है कि हर जो बॉक्स भी है, जो भी बॉक्स उसमें आ रहा है, ठीक है, वो नीट और टाइट है जितना हो सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सिंगल में ये था कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं चेन लाइक बन रही होती है, और कंप्लीट में था कि जो फर्थेस्ट पॉइंट हैं, जो दूर पॉइंट्स हैं, इसमें कंपैक्ट शेप बन रही होती है। एवरेज में क्या था कि मीन डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस देखा जा रहा था, ये बैलेंस्ड क्लस्टर्स बन रहे थे। जबकि वर्ड मेथड में क्या है कि वेरिएंस इंक्रीज हो रही होती है और ये बहुत ही कंपैक्ट शेप क्लस्टर्स बन रहे होते हैं। ये सबसे बेस्ट ओवरऑल है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? लिंकेज क्राइटेरिया सिंपल यही कह रहा था कि किस तरह जो है ना डिस्टेंसेस क्लस्टर्स के दरमियान कैलकुलेट किए जाएं, किस तरह बनाए जाएं कि जो कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग बन रही हो, ट्री शेप स्ट्रक्चर बन रहा हो। अगर कोई यहाँ पे पूछे कि लिंकेज जो कि चेनिंग की वजह बन रही होती है वो सिंगल लिंकेज हो गई, वो जो कि फार्थेस्ट पॉइंट्स को यूज कर रहे हो वो कंप्लीट लिंकेज हो गई, वो जो मिनिमाइज कर रही हो वेरिएंस को वो वार्ड्स मेथड हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना चाहे या कोई फीडबैक? एनीवन? ओके, नेक्स्ट है लिंकेज मेथड्स ओवरव्यू। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि लिंकेज मेथड जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह हम जो है ना डिस्टेंस को मेजर करें दो क्लस्टर्स के दरमियान, ठीक है। वहीं के सिंगल लिंकेज जो है नियरेस्ट नेबर, क्लोजेस्ट जो होते हैं, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो क्लोजेस्ट पेयर होते हैं पॉइंट्स के वो। अगर दो पॉइंट्स बहुत ही क्लोज हैं तो उसके क्लस्टर को मर्ज कर दिया जाता है।
अब नेक्स्ट हमने देखा कि जो जो पॉइंट्स दूर हैं, ठीक है, उनका जो है ना ग्रुप बना दिया जाता है कंप्लीट लिंकेज में। एवरेज में यह है कि ओवरऑल एवरेज की बेस पे क्लस्टर बना दिए जाते हैं। अगेन वही चीज है कि सिंगल लिंकेज मेथड में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो पेयर के दरमियान, सेंसिटिव टू होते हैं आउटलायर्स के लिए, मेजरमेंट के जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स होते हैं दो क्लस्टर्स के दरमियान। कंप्लीट लिंकेज में कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे ये देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, तो इनका जो है ना क्लस्टर बन जाता है और ये कंपैक्ट क्लस्टर बना रहे होते हैं। एवरेज लिंकेज में देखें तो एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है हर एक पेयर्स के पॉइंट्स के दरमियान, फिर तमाम पॉइंट्स के जो मीन बनता है, जो एवरेज बनता है, उसकी बेस पे हर एक पॉइंट का जो है ना क्लस्टर देखा जाता है कि किसका किसके साथ बनना है उस मीन की बेस पे, एवरेज की बेस पे। इस तरह जो है ना एक बैलेंस और कंप्लीट लिंकेज बन जाती है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हायरार्किकल क्लस्टरिंग की कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। पहला कस्टमर सेगमेंटेशंस, जैसे कि कल भी बात की थी कि कस्टमर सेगमेंट किस तरह के एसोसिएशन रूल्स की बेस पे, ठीक है, कौन से कस्टमर जो है ना कौन से प्रोडक्ट से ले रहे हैं और किस प्रोडक्ट को, और कौन सा प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट के साथ लिया जा रहा है। फर्ज करें कि अगर कोई मिल्क ले रहा है तो क्या उसके साथ वो ब्रेड भी ले रहा है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप भी बन रहे हैं। फिर उनकी जो है ना हैबिट देखी जाती है, उनकी रेशियो देखी जाती है कि कितने कस्टमर्स जो हैं वो मिल्क और ब्रेड एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो जो सेगमेंट का मतलब ही यही है कि उनके जो है ना एक पार्ट्स बना देते, पास्ट सॉरी पार्ट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, उनको एक सेगमेंट कर दिया जाता है कि इस ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं वो मिल्क और ब्रेड लेते हैं, इस ग्रुप के कस्टमर्स जो हैं वो मिल्क और सीरियल या बटर लेते हैं, ठीक है। इस तरह कस्टमर सेगमेंटेशन की जाती है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिमिलर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है। और हमने ये भी देखा था कि डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी किया जाता है। फर्ज करें कि एक टीचर देखना चाहता है कि कौन सी असाइनमेंट्स जो हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ ज्यादा सिमिलर हैं, किसने नकल मारी है, ठीक है, तो वो भी इसी तरह ही यूज करेंगे, यही मेथड यूज करके के मीन्स क्लस्टरिंग भी यूज कर सकते हैं और हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी यूज कर सकते हैं। इस सिमिलैरिटी की बेस पे उन्होंने ग्रुपिंग कर देनी है। नेक्स्ट है जेनेटिक एनालिसिस के बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में सिमिलर जीन्स की बेस पे ग्रुप बना दिए जाते हैं। इमेज सेगमेंटेशन के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एज बेस सेगमेंटेशन हो गया, ग्रोइंग रीजन बेस सेगमेंटेशन हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया। तो डिफरेंट मेथड्स हैं कि पिक्चर्स को कैसे स्प्लिट किया जा सके ताकि बेहतर जो विजिबिलिटी है वो हो सके और उसके जो फीचर्स हैं इमेज के वो एक्सट्रैक्ट किए जा सके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऐड करना चाहे? हाँ सर। जी सर। नो वन। सर, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि हमें पहले तो ये कि ए की वैल्यू डिसाइड नहीं करनी पड़ती, जो है एडवांस में हमें पता
बात हमें नहीं पड़ती। नेक्स्ट बाय स्टेप, क्योंकि ट्री बन, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो होती है रियल, हमारे ट्री बन रहा है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। ठीक है, जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं, या तो उसमें मर्जिंग हो रही होती है या स्प्लिटिंग हो रही होती है। ठीक है, डेंड्रोग्राम में तो उनको इंटरप्रेट करना और एनालिसिस करना वो आसान हो जाता है। ये इसके जो है ना एडवांटेजेस है। लिमिटेशन, कुछ जो मेथड्स हमने देखे कि वो सेंसिटिव थे आउटलायर्स के लिए। ठीक है, दूसरा ये कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ती है जब हम सेगमेंटेशंस कर रहे होते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा मेथड यूज करते हैं सेगमेंटेशन का जिसमें आइट्रेशन बार बार चलनी होती है, जैसा कि एक मेथड होता है रिच एंड ग्रोइंग का। ठीक है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, इस वजह से ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी इसकी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। जब क्लस्टर्स एक बार मर्ज या स्प्लिट हो जाएं तो उनको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। डिसीजंस जो है वो अनडू नहीं हो सकते। नेक्स्ट, हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कोड में जाके। अगर इम्प्लीमेंट की बात की जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमने, तो चार सिंपल स्टेजेस होती हैं। जैसे कि इंपोर्ट करना है हमने लाइब्रेरीज को। ठीक है, जैसे numpy हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे। सेकेंड है सिपाई क्लस्टरिंग और लिंकेज के लिए हम यूज करेंगे। मैटप्लॉटलिब जो है वो विजुअलाइजेशन डेंड्रोग्राम के लिए। ठीक है, यही लाइब्रेरीज जो है वो हमारी हेल्प करेंगे डिस्टेंस को कंप्यूट करने के लिए और हायरार्की को विजुअलाइज करने के लिए। ये कुछ स्टेप्स हैं डाटा प्रिपरेशन के कि हम डाटा लोड करते हैं। वो किसी भी शेप में हो सकता है, सीएसवी फाइल हो सकते हैं, डेटाबेस से हम लोड कर सकते हैं, या एपीआई की शेप में हम डाटा लोड कर रहे होते हैं। उनमें जब कोई मिसिंग वैल्यूज होती हैं तो उनको हैंडल कर रहे होते हैं हम डिफरेंट मेथड्स के जरिए, जैसा कि मीन मर्ज या के नियरेस्ट। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके जरिए हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, स्टैंडर्ड स्केलिंग वगैरह ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग का जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि बेहतर फॉर्मेट में जो है हमारा डाटा आ सके। वही चीज़ें जो इम्प्लीमेंट के बताया कि हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। फिर लिंकेज का एक फंक्शन है। जब हम कोड में ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ की बेहतर समझ आएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आज का थ्योरी का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ये वाली जो सी है हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, जी मैम। इसके अंदर जो सा हमें बताना होता है, जैसे के मींस क्लस्टरिंग के अंदर तो फीचर ही ये होता है ना कि उसके बगैर जो सा वो वर्क ही नहीं करता। हमें बताना पड़ता है कि हम कितने नंबर्स ऑफ क्लस्टर जो हम पहले यूज करेंगे, 5 जी, रखते हैं, 4 रखते हैं। लेकिन क्या इसके अंदर, आई थिंक सो कि इसके अंदर ऑप्शनल है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पहले ना ही बताना हो इन एडवांस। लेकिन अगर आई थिंक इसकी हमें हमारी अपनी मर्जी है कि हम बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते। जी सर मैं मैम, ये कुछ भी हो ऐड सकता करूँ? है। जी, जी जरूर सर। सर जो पिछला वाला हमने एल्गोरिथम पढ़ा था ना उसमें हम चूज करते थे, और ये जो है ना ये इसकी एक्सटेंशन है। इसमें हम ऑप्शनल है, आप चूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चूज करोगे तो मे बी आपकी जो आउटपुट है उसमें है या एक्यूरेसी में इफेक्ट पड़े। लेकिन अगर आप ना करोगे तो जितने ज्यादा क्लस्टर बनेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे पास डाटा स्मॉल है, तो जितने ज्यादा क्लस्टर बने उतनी ज्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन होगी और एक्यूरेसी आएगी। लेकिन आप अगर अपनी बेस पे करना चाहते हैं कि मुझे इतने क्लस्टर्स चाहिए, तो आप के की वैल्यू साइन कर सकते हो। अब देखें कि
अगर हम पहले से ही प्री डिफाइंड कर रहे हो के को, तो फिर हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्यों यूज करेंगे? ठीक है। तो हम के मीन्स क्लस्टरिंग भी तो कर सकते हैं, उसका भी तो यही सेम है कि काम हो रहा होता है कि उसने भी तो क्लस्टर्स बना के देने हैं, इसने भी क्लस्टर्स बना के देने हैं। इन दोनों में सिर्फ ये एक ही चीज जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है कि जहाँ पे के मीन्स जहाँ पे हमारे पास के की वैल्यूज प्री डिफाइंड हमें जरूरत नहीं पड़ रही होती, ठीक है, तब हम जो है ना हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज करते हैं। बाकी लेकिन मैम ने जब जी जी मैम, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है, तो मेरे भी माइंड में है ऐसा कि हो सकता है, लेकिन मैंने इस चीज़ के बारे में इस तरह स्टडी नहीं किया कि अगर हम अ, मतलब अपनी मर्जी से जो है ना की वैल्यूज इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर मतलब प्री डिफाइंड ना भी हो हायरार्किकल में। अब मेरा थीसिस जो सा था ना, वो था टॉपिक मॉडलिंग पर। तो उसमें जी वो अनसुपरवाइज्ड में था, मैंने किया था। तो उसमें जहाँ तक मुझे याद है, मैंने के मीन्स एग्लोमेट्रिक क्लस्टरिंग, और एक हमारे पास और क्लस्टरिंग होती है HDB स्कैन क्लस्टरिंग। और वो जो HDB स्कैन क्लस्टरिंग है, अगर दोनों को, उसका भी थोड़ा सा कंपैरिजन करके मैं तो बताऊँ, तो हमारे पास जब के मीन्स क्लस्टरिंग है ना, उसके अंदर तो वो हायरार्किकल फॉर्म में नहीं निकलते। लेकिन जी हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर, हायरार्किकल फॉर्म के अंदर हमारे पास क्लस्टर बन रहे होते हैं। ठीक है। बिल्कुल। हमें ये पता चल रहा होता है कि भाई इस जो हमारे पास क्लस्टर है, इसका दूसरे क्लस्टर के साथ क्या हायरार्किकल, क्या रिलेशनशिप है। लेकिन जो हमारे पास HDB स्कैन क्लस्टरिंग है ना, के मींस क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये दोनों क्लस्टरिंग जोन से है ना, वो आउटलायर्स जोन से है ना हमारे पास, उसका भी एक क्लस्टर बना देते हैं। हालांकि समटाइम आउटलायर्स जोन से है, वो किसी क्लस्टर का हिस्सा नहीं होते। लेकिन इससे, इसके जो हमारे पास एडवांस में है ना, हमारे पास HDB स्कैन क्लस्टरिंग होती है। HDB स्कैन क्लस्टरिंग के अंदर एक तो ना हमें एडवांस में बताना पड़ता है क्लस्टर, कितने जी हमें क्लस्टर रखने पड़ते हैं। और हम बता भी सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं, वो भी जस्ट लाइक हायरार्की की क्लस्टरिंग होती है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर हमारे पास आउटलायर्स भी निकल आते हैं। वो आउटलायर्स को अलग कर देता है, वो साथ हमारे पास -1 और साथ क्लस्टर दे देता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये वाले जो इतने नंबर ऑफ क्लस्टर जो है ना, उसने एज अ आउटलायर डिटेक्ट की है। तो ये उसका प्लस पॉइंट है। तो ये तीनों क्लस्टरिंग का कंपैरिजन है। सही। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पॉइंट आपने यूज रेज किया है। आप ये कहना चाह रही हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग में वैसे प्री डिफाइंड जो है वो हमें के की वैल्यू की जरूरत नहीं होती, इसके बाद हम जो है के की वैल्यू चूज कर सकते हैं, ऐसे? जी। और HDB स्कैन के अंदर हम आउटलायर्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं, हालांकि के मीन्स में और इसमें नहीं कर सकते। जी ये उसका प्लस पॉइंट है। थैंक यू सो मच मैम। और कोई अपना पॉइंट ऐड करना चाहे? सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह बताया कि लिंकेज हो रही होती है हमारी, तो जो स्प्लिटिंग हो रही होती है वो किस बेस पे हो रही होती है? रिकर्सिव में आप पूछ रहे हैं कि जो रिकर्सिवली स्प्लिट हो रहे होते हैं वो किस पेज पे हो रहे होते हैं? जी सर। यहाँ पे देखे ना कि हमने लिखा था कि डिसिमिलैरिटी की बेस पे, जो सिमिलैरिटी उनमें नहीं होती, इस वजह से ये मैंने पॉइंट भी लिखा था यहाँ पे। शायद मैं बोलते हुए मिस कर गया हूँ ये पॉइंट। ये मेथड ही इस वजह से हमें यूज करना है कि जो डिसिमिलर चीजें हैं उनको हम अलग ही कर लें, उससे वो हमारे एक मेन क्लस्टर का हिस्सा ही ना बने। लेकिन ये बहुत ही कम यूज हो होता है, क्योंकि ये इसकी जो स्प्लिटिंग हो रही होती है, ठीक है, तो उसके स्प्लिटिंग के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव भी हो जाता है, इस वजह से। सर मैंने थोड़ा सा जीपीटी से पढ़ा था वो कि कटिंग हाइट का कंसेप्ट होता है,
जहाँ दो पॉइंट्स के दरमियान ज्यादा गैप आ रहा होता है, तो उस गैप्स के दौरान उधर से हमारे जो ना जी बेसिकली, क्लस्टर। जी सर, जी बिल्कुल, डिसिमिलैरिटी तो वहीं पे ही आएगी जहाँ पे डिस्टेंस का ज्यादा गैप आ रहा हो, क्योंकि जहाँ जी। पे गैप ही ना आ रहा हो वहाँ तो सिमिलैरिटी तो आएगी। यस सर। वो हाँ। क्लस्टर्स इसी बेस पे हम बना रहे होते हैं कि क्लोजेस्ट जो जिनके सिमिलैरिटी हो, ठीक है, उनको हमने क्लोजेस्ट करना होता है। तो वो एक दूसरे अल्फाज में जैसे आपने पढ़ लिया वो भी नहीं था सर। यस सर, गुड। तो किसी को ये आइडिया है कि ये एरिस डेटा सेट क्या चीज है? ये किस टाइप का डेटा सेट है? आई थिंक इसमें अंदर फ्लावर्स के कुछ टाइप्स वाला होता है जी जी मैम आर्टिस्ट का बिल्कुल। डाटा सेट। ठीक। तो इसमें क्लस्टरिंग किस तरह से हो रही होगी फ्लावर्स में? मैम आप कुछ ऐड करना चाहें? इसके अंदर वो लेबल्स नहीं दिए होंगे। ये इमेज का डाटा सेट है। जी एरिस फ्लावर्स, यहाँ इमेज, ये इमेजेस तो नहीं है, ऐसे सिंपल ही डेटा सेट। तो उसके फीचर्स की बेस पर। जी। 3 तरह के जो है ना वो फ्लावर्स के नेम्स, मतलब ऐसे समझ लें, ऐड होते हैं एरिस में, 3 तरह के। तो ये इस वजह से ये 3 टाइप के कलर्स के जो क्लस्टर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमने इसको किस तरह किया कि पहले तो जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी थी वो इंपोर्ट की, फिर हमने एसक्यूएल क्लस्टर से हमने एल्गोमेट्रिक एल्गोमेरेटिव जो क्लस्टरिंग है उसको इंपोर्ट किया, उस पर हम वर्क करें। आप यहाँ पे रिसीव क्यों नहीं यूज कर रहे? कोई बता सकता है? इसमें हम स्प्लिटिंग नहीं कर रहे। सर इसमें मर्जिंग करें हम, स्प्लिटिंग आई जी थिंक सर, बोलते हैं। जी बिल्कुल सर, ये एल्गोमेरेटिव क्लस्टरिंग कर रहे हैं ना हम सर, और इसमें लिंकेज बना रहे हैं। तो हम फ्लावर्स की जो होंगे, जिस टाइप से वो स्पीसीज से मिलते होंगे, वो फाइंड करना चाह रहे हैं ना, कि जी कौन जी उनके बिल्कुल। क्लस्टर ही बनेंगे एट द एंड। सभी जो एक कैटेगरी के फ्लावर्स होंगे वो एक क्लस्टर में आ जाएंगे, जो दूसरी के होंगे वो दूसरी में चले जाएंगे, जी ऑन द बेसिस बिल्कुल ऑफ सर। सिमिलैरिटी। जी बिल्कुल सर, इसी तरह हमने एरस का डाटा सेट लोड कर लिया है, ठीक है। फिर हम उसी डाटा के डाटा फ्रेम बना लिया कि यहाँ पे जो एक्चुअल लेबल है वाई ट्रू जो कि प्रिडिक्ट करने वाला है, ठीक है, वो आ गया। फिर हमने पिक्चर्स को प्लॉट कर लिया, जैसे वार्ड का मेथड यूज किया लिंकेज में, कि हमने वेरिएंस को जो है ना क्लस्टर्स के दरमियान उसको मिनिमाइज करना है। और ये जो लाइन होती है वो हायरार्किकल क्लस्टर डेंड्रोग्राम को का एक जो है ना लिंकेज मैट्रिक्स बना रही होती है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये फंक्शन हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट, के प्लॉटिंग हो रही है, सिर्फ यहाँ पे लेबल मैंने दे दिया, उसका ग्रिड शो करा दिया, और इसमें ज्यादा वर्क नहीं हो रहा। कि तो लिंकेज का हमने फंक्शन लिया है, दूसरा डेटोग्राम जनरेट करा रहे हैं हम, ठीक है, और नीचे बस उसकी प्लॉटिंग कर दिया, और इसमें कुछ भी ऐसा वर्क नहीं किया हम। और हायरार्किकल डेंड्रोग्राम जो है वो इस तरह की विजार्ड मेथड से। और जो क्लस्टरिंग हो रही है फ्लावर्स, क्योंकि 3 टाइप्स के थे तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे 3 टाइप्स की जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हमें शो हो रही। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऐड करना चाहे?
बस हमने सिंपल सा ही किया कि ऊपर हमने वो मेथड बता दिया कि हमने कौन सा इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्टेप के डेट्रोग्राम हमने जनरेट करानी होती है, वो लिंकेज के लिए मेथड यूज करना होता है, तो उसके लिए हमने वार्ड का मेथड यूज किया और देन प्लाट करा लिया हमने ये क्लस्टरिंग किस तरह शो हो रही है। सर मेरा इससे थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, ये जो कोर्स है ये कब एंड होगा, And कब तक? तक, तकरीबन नेक्स्ट वीक। क्योंकि नेक्स्ट वीक, ठीक है। जी मैम, क्योंकि आपने एक बार पहले जो है ना आपने कहा था कि आप जब, क्योंकि पिछले 2 वीक्स मेरे एग्जाम्स थे ना, तो आपने मुझे कहा था सेशन में कि आप जो है वो करेंगे, सेशन को हैंडल करेंगे, फिर आपने कांटेक्ट ही नहीं किया। नहीं, तब जो सा है ना, आपने जिस दिन मैं अगले दिन क्लास में आई थी तो तब सर ने कहा था कि शायद हम नम पाई और पांडास करवाएंगे कोई दूसरे सर थे। तो फिर वो नम पाई और पांडास वो वाली क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। आपने कहा था कि 2 वीक हम ये पढ़ेंगे। जी उन्होंने भी कराए, 4 एक दिन उन्होंने कराया, फिर उनके भी एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो एक फिर लीड कोड कराना पड़ गया। फिर मैंने मतलब कि जब मैंने देखा कि मेरे कुछ एग्जाम्स हो गए हैं, तो फिर जो है ना कोई और सेशन को लीड नहीं कर रहा था, तो फिर मैं एग्जाम के साथ ही ये तकरीबन 4 एक लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि मैंने एग्जाम्स के साथ ही ये कवर कराए थे। मेरे एग्जाम्स कल खत्म हुए। तो यही है कि मैम आपने देखा होगा कि शुरू से हम एक एक चीज डेली पढ़ते हैं, इस वजह से इस पे ज्यादा हम बर्डन भी नहीं कर रहे, नहीं, इसमें ज्यादा ये सेशन, मैथड्स। ऑनेस्टली ये सेशन जो था ना वाकई अच्छा था। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। डेप्थ में चीज़ें जो उनसे वो एक्सप्लेन की, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इम्पोर्टेंट था सेशन। तो जी देखिए क्योंकि, जिस ये कि मुझे भी ये था कि कुछ चीज़ें जो उनसे वो भी मैं भी लर्न कर लूँ, लेकिन ये कि मेरी अपनी जॉब होती है ना, जी बिल्कुल तो वो इस वजह से थोड़ा सा होता है, टाइम नहीं मिल रहा था। मैम आपने री इन्फोर्समेंट लर्निंग पे वर्क किया है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सर अगर आप जो सा मैं अगर क्लास एंड कर दे तो सही है, अगर क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसके ऊपर सेपरेट तो काम नहीं किया हुआ, मतलब वो तो एक बहुत ही एडवांस और डेप्थ में है। लेकिन ये है कि मेरा एक रिसर्च पेपर था, उसके ऊपर मैंने काम किया हुआ था। और उसके अंदर जो जो कंसेप्ट आ रहा था रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, उसको उसको एक्सप्लोर किया सिर्फ। लेकिन वो एक्चुअल में काफी ज्यादा टफ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उससे पहले आपको डीप का जो सा ना, डीप लर्निंग वो बड़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर डीप लर्निंग की जो लाइब्रेरी होती है टेंसर फ्लो, उसके साथ अगर आप प्रैक्टिकल करवाएं तो फिर वो ज़्यादा क्लियर होगा। जब तक आपको डीप लर्निंग नहीं क्लियर होगी आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की साइड पर तो जा ही नहीं सकते। जी मैम, मेरा यही प्लान था, क्योंकि मेरे ये कोर्स सेशन स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैं पहले खुद प्रिपेयर करता हूँ, फिर यहाँ पे आके प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। अस्सलाम और वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये रिकॉर्डिंग ऑफ करके बस इसको अभी लाइव करना है या सुबह तक कर दूं? बाकी मैं नेक्स्ट मैम सेशन लाइव। जी जी मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें आप, चाहे अभी फिर अपलोड कर दें या फिर कल कर दें, आपकी। चलो ठीक है, अभी मैं कर देती हूँ, बाकी मैं मैम